हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था भू संचलन, अर्थ मूवमेंट्स। हमारा टॉपिक क्या है? भू संचलन। इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, अपने बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको आप ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे हम बात की भू संचलन में शुरू में अंतर्जात बलों की, बहिर्जात बलों की। अंतर्जात बल में हमने पढ़ा आकस्मिक बल जो तीव्र गति से होते हैं, और मंद गति के बल पढ़े जिसको पटल विरूपणी बल कहते हैं। पटल विरूपणी बल है, उसके अंदर हमने दो तरीके के बल काम करते देखा। एक तो महादेशजनक बल होते हैं और एक पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। महादेशजनक बल में हमने ऊपरीमुखी अधोमुखी में देखा, जिसमें उत्थान और निमंजन निर्गमन की क्रिया, उमंजन और अवतलन और निमंजन की क्रिया हमने देखी। उसके बाद में पटल विरूपणी बल में ही ये जो पर्वत निर्माणकारी जो बल है, उसके अंदर हमने दो तरीके के बल काम करते देखे हैं। एक तो अपसरण किनारे के तहत यानी तनाव बल होता है, और एक अभिसरण जो बल होता है उसके बारे में। जो क्षैतिज बल है, ये पर्वत निर्माणकारी बल कैसे हैं? क्षैतिज यानी धरातल के समानांतर जो फोर्स लगने वाले बल हैं वो है, जिसमें से अपसरण किनारे से बनने वाले जो बल हैं उनकी हमने चर्चाएं कर ली हैं। जिसमें भ्रंश रेखा चटकन दरार निर्मित होती है, उनकी बात हमने की। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जो क्षैतिज रूप से अभिसरण क्रिया होती है, उस अभिसरण से जो लगने वाला जो बल है, जो दबाव बल कहते हैं हम जिसको, उसकी बातें हम करने जा रहे हैं। तो आज का जो इसमें मुख्य पॉइंट है अपना ऑर्गेनेटिक फोर्स है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, इसके अंदर हमने डाइवर्जन जो फोर्स है उसको पढ़ लिया था। अब कन्वर्जन की बारी है। अब हम इसमें पढ़ेंगे अभिसरणीय बल। क्या बोलेंगे? अभिसरण बल। अभिसरण मूलक बोल सकते हो आप इसको, मूलक बल। इस क्रिया के माध्यम से हम बात करें तो ये अभिसरण की जो क्रिया है, ये अंतर्जात बलों के बाद में हम इसके जो इसका परिणाम है, इसका परिणाम जो होता है, जो भूपटल है, धरातल का जो भूपटल है, उसमें अभिसरण की क्रिया होगी। तो उसके अंदर सामान्य रूप से वलन की क्रिया होगी, यानी जो स्थलाकृति बनेगी वो वलन के रूप में बनेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे मानो कोई भी वस्तु हो, आप किसी वस्तु को दोनों तरफ से अगर आप दबाओगे, यहाँ पे मानो आपकी कोई वस्तु है आपके पास में, ठीक है, आप उनके दोनों तरफ से उसके दबाव दोगे तो वो वस्तु जाएगी कहाँ? आपके इधर तो जा नहीं सकती, इधर भी नहीं जाएगी, या तो नीचे की ओर निकलेगी, ठीक है, या ऊपर की ओर निकलेगी। समझ रहे हो बात? यहाँ पे आप किसी वस्तु पर दबाव दे रहे हो तो वो वस्तु या तो ऊपर की ओर निकलेगी या नीचे की ओर निकलेगी। जब ये ऊपर की ओर निकलेगी तो ये ऐसे निकलेगी। समझ रहे हो बात? किसी वस्तु को आप किसी गुब्बारे को देखोगे, गुब्बारे को आप यहाँ से दबाओगे दोनों तरफ से तो वो ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो उस निकले हुए भाग को यहाँ पे क्या कहते हैं? वलन या संवलन की क्रिया कहते हैं। यानी ये स्थलाकृति बन गई है। पहले ये स्थलाकृति ऐसी थी, अब इसमें दबाव लग गया दोनों तरफ से, तो अब ये ऐसी बन गई। समझ रहे हो बात? तो अब अपने को ये अलग ही आकृति देखने को मिलती है, यानी अलग ही मॉर्फोलॉजी है ये। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भूआकृति जो है, यानी ये स्थलाकृति जो बनती हैं, इसका अध्ययन जो हम भूआकृति में करते हैं, जो भूआकृति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो ये स्थलाकृति एक बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। यानी ये मुड़ गई। यहाँ पे भूपटल है, उसका वलित भाग जो ऊपर उठा हुआ मुड़ना, वलित का मतलब मुड़ना, ठीक है, या मोड़दार। वलित का मतलब यही होता है मोड़दार, ठीक है। तो यहाँ पे वलन के रूप में एक स्थलाकृति हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम बात करें जो आंतरिक पदार्थ है, वो आंतरिक पदार्थ और इसके जो अंतर्जात बलों के कारण जो ये वलन पड़ते हैं, इनके कई कारण हो सकते हैं। ये वलन पड़ते हैं, उनके कई कारण देख सकते हैं, जिसमें से एक तो प्रमुख कारण जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी यहाँ से अपसरण किनारे के जो यहाँ आयतनीय प्रसार हो रहा है, यानी दो अपसरण आयतनीय प्रसार के मध्य में एक अभिसरण की क्रिया बनती है,
यानी एक अभिसरण का स्तंभ बनता है जिसके कारण क्षैतिज संपीड़न की स्थिति होती है। यहाँ पे इधर से आने वाली और इधर से आने वाली दोनों तरीके से यहाँ अभिसरण की क्रिया बनती है, जिसके कारण ऊपर की जो क्षैतिज सतह है उसके अंदर वलन की क्रिया निर्मित होती है। एक तो हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। दूसरी क्रिया हम देखें, जो धरातल है उस धरातल पर कोई भूसन्निधि है, जैसे कोई भी भूसन्निधि हो, भूसन्निधि होता है बेसिनुमा भाग, यानी जो प्यालेनुमा आकृति होती है किसी पहाड़ियों के मध्य में। ध्यान देना, किसी जगह पे ये भूसन्निधि बनी हुई है, इस भूसन्निधि में इसके पास में जो अपनतियाँ बनी हुई है ये वाली, ये अपनतियाँ है, यहाँ से कोई कारक के द्वारा यहाँ पर जो मलबा है वो ला करके इसकी तली में भर दिया जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे मलबे को भर दिया जाता है। ये भूसन्निधि वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे अभिसरण की क्रिया कैसे निर्मित होती है, यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ये भूसन्निधि की स्थिति थी, उसके अंदर ये अपनति, जो उठा हुआ भाग है इसको अपनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनति। और जो धंसा हुआ भाग है इसको अभिनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनति। तो यहाँ पर इस अपनति के भाग से ऊपर से कोई मलबा है वो नदियों के द्वारा या पवनों के द्वारा ला करके इस जो गड्ढे वाला पदार्थ था, ये बेसिनुमा भाग था, इसके अंदर ला करके या भूसन्निधि के अंदर ला करके जमा करती गई। यानी ये अवसाद है, ये कचरा है, मलबा है, इसका अवसादीकरण यहाँ पे होता रहा। कई सालों के बाद में जब यहाँ पे मलबा पूरा भर जाता है तो इस मलबे का भार कहाँ लगेगा? इस तली पर लगेगा। ध्यान देना इसको, यहाँ पर इस तली पर भार सबसे ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर लंबवत यहाँ पे दबाव लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो लगेगा तो ये स्थल भाग है, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। जब इसको आप दबाओगे तो ये पास वाले भाग इसकी तरफ संपीड़न करेंगे। जब किसी चीज़ को आप बीच से दबाते हो तो उसके किनारे आपकी तरफ संपीड़न करते हैं। आप घर पे प्रयोग करके देख लेना किसी भी चीज़ का, आप किसी चीज़ को बीच से दबाओगे तो उसके किनारे हैं वो आपकी तरफ संपीड़न करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या होगा? संपीड़न होगा। और दोनों में संपीड़न का मतलब क्षैतिज अभिसरण की क्रिया हो रही है। ये धरातल है, धरातल के पास में ये अभिसरण हो रहा है, एक दूसरे की तरफ आने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम अभिसरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये अभिसरण की क्रिया होगी। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ को दोनों तरफ से दबाओगे तो ये मलबा है, मलबे में क्या हो जाएगा? ये मलबा ऊपर की ओर निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा। तो ऊपर उठे हुए जो ये वलित रूप है, ये वलित रूप यानी मोड़दार जो रूप है, इसको हमने क्या कहा? पर्वत कहा। इसको ही हम क्या कहते हैं? पर्वत। तो पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? इस जो वलित क्रिया है या वलन की क्रिया है, इस वलन की क्रिया के कारण पर्वतों का निर्माण होता है, जो कि अभिसरण क्रिया के माध्यम से होता है। ध्यान देना, पर्वतों का निर्माण किस क्रिया के कारण होता है? अभिसरण की क्रिया के कारण इस वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की क्रिया बनेगी, एक वलन की बनेगी और एक संवलन की बनेगी। ध्यान देना, दोनों बातें एक जैसी हैं, लेकिन इन दोनों को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे वलन की क्रिया हो गई वो तो पास पास हो गई। समझ गए बात? ये पर्वतीय क्षेत्र, ये घाटी क्षेत्र, ये पर्वतीय और ये घाटी वाला, तो ये अपनति का, ये अभिनति का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तो हमने वलन कहा है। क्या कहा है? वलन। अगर यही भाग, अगर ये अधिक दूरी पर विस्तारित होता है, ये ऊपर अपनति अभिनति का पार्ट है, लेकिन अधिक दूरी में होगा यानी विस्तार में होगा, तो इसको हम संवलन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संवलन। ध्यान देना, यहाँ पे तो हमने अपनति कहा, यहाँ पे तो अपनति और इसको अभिनति बोला है, अभिनति, लेकिन संवलन की क्रिया में इसको उत्संवलन कहते हैं, उत्संवलन, और इसको अवसंवलन कह देते हैं। ध्यान देना, बात एक ही है, लेकिन ये विस्तारित क्षेत्र में है। ठीक है, और ये कम दूरी पर है, जिसके कारण इसको संवलन कहते हैं, इसको वलन की क्रिया कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं अभिसरण क्रिया के कारण होता है। ये बल लगता है तब जाकर के ये बनता है। जैसे मानो यहाँ पर ये स्थान था, ये परतीय धरातल था, भूपटल था, इसके अंदर अगर यहाँ से दबाव लगा तो अब इसके अंदर क्या होगा? एक वलन आएगा, यानी ये ऐसे इस वलन के रूप में मुड़ जाएगी, यानी इस रूप में इसको आप देखोगे। समझ गए बात? अगर अधिक दूरी में है ये तो इसको संवलन कह दिया। अगर ये पास पास हो जाती है, ऐसे यहाँ पर ऐसे हो जाती, तो इसको वलन की क्रिया कह देते। तो यहाँ पर ये कई रूपों में हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं वलन। ठीक है, वलन या संवलन। संवलन का मतलब समझ गए होंगे आप। यहाँ इसको उत्संवलन कहते हैं, इसको अवसंवलन कहते हैं। वलन की क्रिया यहीं पर समाप्त होती है, संवलन की। वलन पढ़ते हैं। वलन कई रूपों में होता है, उसके प्रकारों को हम देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे वलन पढ़ते हैं, फोल्डिंग प्रोसेस पढ़ते हैं। वलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोल्डिंग। ठीक है, वलन की क्रिया फोल्डिंग प्रोसेस, यानी जो धरातल है उसका जो वलित भाग है उसमें लहरों की भांति जो लहर चलती हैं उस लहरों की भांति ऊपर नीचे होने की जो मुड़ जाता है ऊपर नीचे की ओर, उसको ही हम क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। संवलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग उत्संवलन और जो धंसा हुआ भाग है उसको अवसंवलन, और जबकि इस वलन में क्या कहते हैं? वलन का ऊपरी भाग जो उसको अपनति और धंसा हुआ भाग है उसको अभिनति क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम वलन के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वलन के प्रकार। वलन के प्रकारों में सबसे पहले हम वलन की बात करते हैं। सममित जो वलन है, पहला प्रकार है इसका सममित वलन। सममित वलन यानी कि यूँ कहें कि ये एक प्रकार का साधारण वलन होता है। ये जो वलन होगा वो एक प्रकार का साधारण ही वलन है। इसमें दोनों भुजाएं हैं एवं दोनों जो कोण हैं इसके वो समान होते हैं। देखो इसको यहाँ पे जैसे ये जो भाग होगा यहाँ पर ये इसके दोनों कोण बराबर हैं, इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं? समान है। जैसे मानो कोई क्षेत्र है, ये पटल है, इसके अंदर दोनों तरफ से दबाव लगा और यहाँ पे एक वलन की क्रिया पड़ी, ये वलन की क्रिया पड़ी। अब ये पर्वत श्रेणी बन गई। अब इसका अगर ढाल यहाँ पे कोण देखोगे तो यहाँ पे ये इसका जो ढाल है और इसका ढाल है दोनों का समान ढाल है। आप समझ रहे होंगे, यानी इस भाग में आपने इसको दबाया, वलन की क्रिया हुई। वलन पड़ने से जो आकृति बनी, जो पर्वतीय क्षेत्र की आकृति बनी, वो ऐसी दूर से देखने से हमें ऐसा लगता है कि इसकी ये ढाल भी बराबर है और ये ढाल, यानी दोनों का जो कोण है वो समान है। यानी किसी का कोण भी ज़्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है, दोनों समान दृष्टि से देखते हैं तो एक जैसी भुजा दिखती है दोनों की, यानी दोनों तरफ की। आप किसी पर्वत को यहाँ से खड़े होकर, जैसे दूर पर्वत है उसको देख रहे हो, यहाँ से उस पर्वत को देखोगे तो दोनों किनारे आपको दिखेंगे, उस पर्वत के दोनों किनारे आपको दिखेंगे। तो दोनों में आपको क्या नजर आएगा? कई पर्वत होते हैं ना, कई पर्वत आपको ऐसे नजर आएंगे, एक तरफ यहाँ खड़ा हुआ मिलेगा आपको, तो दूर से देखने से यहाँ पर इसका ढाल मंद होगा, इसका ढाल तीव्र होगा, ऐसे देखने को मिलते हैं। वैसे ही इस पर्वत इस वलन की क्रिया को हम देखेंगे। सममित वलन ये कहता है कि इसकी दोनों भुजाएं क्या होगी? समान होगी, यानी दोनों कोणों का जो मान होगा वो समान होगा। यानी इस प्रकार का जो पर्वत है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड जो यूरोप की कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड के अंदर एक पर्वत है स्विट्जरलैंड में जिसका नाम है जूरा पर्वत। स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत, उस पर्वत की जो आकृति है वो सममित वलन की आकृति है, यानी दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, जिसके कारण उस वलन को क्या कहते हैं? सममित वलन कहते हैं। कौन सा पर्वत है? स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है। ठीक है, आ गया समझ में? सममित वलन का दूसरा जो वलन है वो असममित वलन है। कौन सा है? असममित वलन। अब देखो, अब और समझ में आ जाएगा। असममित का होता है दोनों भुजा असमान होती है, अर्थात एक भुजा की ढाल है वो मंद होती है, एक की छोटी व तीव्र होती है। तीव्र का मतलब ये वाला, ये तो हो गई तीव्र, और एक ये मंद होता है, यानी दूरी तक जाती है वो मंद होती है, और यहाँ पे पास में ही खड़ा ढाल होता है उसको हम तीव्र ढाल बोलते हैं। ध्यान देना, ये तो मंद ढाल होती है और ये तीव्र ढाल होती है, यानी किसी वस्तु को यहाँ से आप गिराओगे वो तुरंत नीचे आ जाएगी। याद ऐसे रख लो इसको कि यहाँ पे किसी वस्तु को आप गिराओ तो वो तुरंत नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे गिराओगे तो वो लुढ़कती लुढ़कती यहाँ से आएगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम टाइम लगेगा, यानी ये तीव्र गति से काम होने वाला है और ये धीरे यानी धीमी गति से होने वाला है। तो यहाँ पे असममित वलन की बात ये करते हैं कि इसकी एक भुजा है वो तो कम मंद ढाल की है और एक भुजा वो छोटी और तीव्र ढाल की है, जिसके कारण इसको असममित वलन बोलते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये देख सकते हो आप। ठीक है, यानी कि इसके कोण हैं, एक कोण तो कम है और एक ज़्यादा है, ये कोण और ये कोण में अंतर दिख रहा होगा आपको। तो ये असममित वलन है। इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो दक्षिणी पेनाइन पर्वत है वो इस प्रकार का पर्वत है असममित में, यानी इंग्लैंड का दक्षिणी पेनाइन पर्वत। कौन सा पर्वत? दक्षिणी पेनाइन पर्वत। कहाँ का है ये? इंग्लैंड का। इंग्लैंड भी यूरोप की कंट्री है, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हो कि ये दक्षिणी पेनाइन पर्वत कहाँ है? असममित वलन का उदाहरण है। ठीक है, अब तीसरी की बात करते हैं हम। तीसरा जो वलन है
पर्वत को हम दूर से उसकी छाया चित्र देखते हैं तो ऐसी आकृति दिखती है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक नत या एक दिग्नत, अगला वलन कौन सा है? एक नत या एक दिग्नत वलन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इसकी एक जो भुजा होगी वो 90 डिग्री के कोण पर होती है और एक भुजा है उसका कोण कम होता है। जैसे मानो एक तो बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पर होगी, जबकि एक भुजा कोण क्या होगा? कम होगा। वो तो हमने असममित में तो क्या किया था? मंद और तीव्र, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये कहता है इसकी एक भुजा है वो 90 डिग्री पर होगी, जबकि एक कोण है वो मंद कोण होगा, ठीक है। इस प्रकार का उदाहरण आप देख सकते हो। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस पर्वतीय क्षेत्र की आप इस तरीके से आकृति देख सकते हो। एक तरफ यहाँ पे इसका कोण 90 डिग्री पर है और एक मंद ढाल का होगा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है एक, कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग, ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत को हम देख सकते हैं जिसकी एक नत या एक दिग्नत वलन के रूप में हम इसकी आकृति को मानते हैं। अगला जो वलन है वो है समनत वलन। समनत वलन, इस क्रिया की बात करें या इस वलन की बात करें तो ये संपीड़न के कारण दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती हैं। यानी किसी वस्तु को आप दबाओ तो दबाने से समान रूप से एक तरफ झुक जाती है, तो इस प्रकार की भुजाएं दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती है। जैसे इस आकृति में यहाँ पर आप किसी वस्तु को, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पे इतना दबाव डाल दो कि ये वस्तु ऐसे घूमती घूमती इतनी घूम जाए कि दोनों की भुजा एक समान हो जाए। किसी वस्तु को, जैसे मानो ये स्थान है, ये धरातल है, इस धरातल पे दोनों तरफ से दबाव लग रहा है, तो दोनों तरफ से दबाव लगेगा तो ऐसे लगने से इसकी दोनों भुजाएं ऐसी हो जाएगी। तो ये जो वलन है, जो समानांतर वलन है, ये जो वलन होगा इसको हम समनत वलन बोलते हैं। यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान का एक पर्वत है काला चिंता। काला चिंता, काला चिंता जो पर्वत है पाकिस्तान का, वो इस समनत वलन का ही उदाहरण है, ठीक है। काला चिंता पर्वत समनत वलन का उदाहरण है, ठीक है। आगे की जो बात करते हैं, अगला जो वलन है परिवलन। अगला जो वलन कौन सा है वो है परिवलित या श्यान वलन। परिवलित या श्यान वलन, ये जो वलन होता है, ये वलन निर्माण इसका अत्यधिक दबाव के कारण होता है। यानी बहुत ज़्यादा दबाव लगने के कारण इस प्रकार का जो वलन है वो अत्यधिक दबाव के कारण दोनों भुजाएं धरातल के समानांतर हो जाती है। ये तो क्या था, काला चिंता वाला तो ऊपर था समानांतर, लेकिन इसमें इतना अधिक दबाव लग जाता है कि दोनों भुजाएं हैं वो समानांतर यानी धरातल के समानांतर आ जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में माने तो केरिक केलिस पर्वत जो है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, उसका एक पर्वत है केरिक केलिस। उस पर्वत में यहाँ पर इस प्रकार की आकृति देख सकते हैं, यानी ये बिल्कुल धरातल के समानांतर पर्वत हो जाता है। यहाँ पे ये धरातल है, इसके समानांतर इसकी आकृति हो जाती है। इसके बाद में अगला जो वलन की क्रिया देखें वो प्रतिवलन है या उल्टा वलन। कौन सा है? प्रतिवलन, जिसको उल्टा वलन भी बोलते हैं, उल्टा वलन। ऐसी जो वलन की क्रिया बनती है, जो ये अत्यधिक संपीड़न के कारण जो वलन इसका अपना स्वरूप खो चुका होता है, इस भुजा का एक टूटकर दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाती है ये भुजा। जैसे हम भारत की पीर पंजाल श्रेणी मानते हैं हिमालय वाली, वो इस प्रकार का उदाहरण रखती है। जैसे मानो यहाँ पर किसी वलन में दबाव लग रहा है तो ये टूट करके इसी के ऊपर स्थापित हो जाती है। समझ रहे हो बात? यहाँ पर जैसे इसका इतना वलन है, इसको हमने ऐसे दबाया, ये यहाँ से टूटी और इसके ऊपर स्थापित हो गई। समझ गए? तो इस प्रकार के वलन को हम उल्टा वलन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं खुला वलन की। खुला वलन जो वो होता है जब दोनों भुजाएं जो हैं उसकी वो मध्य कोण जैसे 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री के मध्य होता है, जिसको हम खुला वलन बोलते हैं। यानी किस प्रकार का? यहाँ पर इस प्रकार का वलन, यहाँ पे इस प्रकार का वलन होगा। तो इस प्रकार के वलन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये जो कोण होगा इसका, इधर का और इधर का, वो यहाँ पे 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। यानी 180 तो बिल्कुल लाइन है,
इससे तो क्या होगा, कम होगा, जबकि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, खुला वलन। एक होता है बंद वलन, क्या होता है, बंद वलन। ये होता है 90 डिग्री की कोण से कम मान रखता है दोनों भुजाएं। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो वलन होगा, यहाँ पर इस वलन को हम कहते हैं बंद वलन, यानी इसके जो दोनों भुजाओं का कोण है वो 90 डिग्री के बीच का भाग होगा, जहाँ पर इसको क्या कहेंगे, बंद वलन की क्रिया कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पंखा वलन की। किसकी बात करते हैं, पंखा वलन। जब वृहद वलन होता है यानी बड़ा वलन की क्रिया होती है, उसके अंतर्गत हम देखें तो अपनति और अभिनति में इस प्रकार से निर्मित होगा कि उसकी आकृति पंखे जैसी अपने को दिखेगी। जैसे हम बात करें, अनेक प्रकार की अपनतियाँ अभिनतियाँ होंगी, यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, जिसको हमें किस रूप में दर्शा होगी, वो हमें पंखे की आकृति जैसी हमें देखने को मिलेगी। एक इसमें विशेषता होती है ग्रीवाखंड और नापे की, वलन के रूप में होती है गिरवाखंड या नापे। समझ रहे हो बात, इसको हम गिरवाखंड और नापे हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना। जब किसी वलन की आप बात करते हैं कि किसी क्षैतिज अभिसरण की क्रिया के कारण जब उस पर्वतीय क्षेत्र में या उस धरातल में इतना ज़्यादा वलन हो जाएगा कि वो वलन इतनी ज़्यादा घूमने के बाद में उसकी जो वहाँ पर उसकी जो प्रकृति है वो पूरी तरह से सहन करने के बाद में वो टूट जाती है। यानी इतना अधिक मोड़ दिया, इसको मोड़ने के बाद में वो टूट जाता है दो स्थानों से। एक तो घुमाई हो रही है उसकी जिस परत से, उससे भी टूट जाएगी, और दूसरी भुजा है उससे भी वो टूट जाएगा। यानी टूटने के बाद में वो टुकड़ा है वो अन्यत्र दूसरी चट्टान पर जाकर के स्थापित हो जाए, तो उस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहते हैं, गिरवाखंड या नापे कहते हैं। इसकी हम परिभाषा कैसे लिखते हैं, जब प्रतिवलन या उल्टे वलन की एक भुजा टूट करके दूसरी भुजा से अलग होकर, पहली भुजा से टूट गया, दूसरी भुजा से भी अलग हो गया, अलग होकर किसी अन्य चट्टान पर अध्यारोपित, यानी सुपर इम्पोज, अध्यारोपित का मतलब दूसरी के ऊपर थोप जाना, ठीक है, अध्यारोपित हो जाए तो उस प्रकार की चट्टान को गिरवाखंड या नापे की कहते हैं, गिरवाखंड की स्थलाकृति कहते हैं। यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे ना। ऐसी जो नापे, जो गिरवाखंड या नापे है, इसको नापे भी बोलते हैं, गिरवाखंड भी बोलते हैं। ऐसी स्थलाकृति हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो आल्पस पर्वत है उसके अंदर अधिक देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई इसकी, यहाँ पे गिरवाखंड और नापे की। तो यहाँ पर हमने वलन की क्रिया पढ़ ली है। वलन में कौन कौन से वलन पढ़े हैं, हमने सम्मित वलन पढ़ा, असममित वलन पढ़ा है, हमने एकनत या एक दिग्नत वलन पढ़ा है, हमने समनत वलन पढ़ा, परिवलित या श्यान वलन पढ़ा, प्रतिवलन या उल्टा वलन पढ़ा, खुला वलन, बंद वलन, पंखा वलन और गिरवाखंड या नापे। इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये बात हुई आपकी पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं, जिसमें अभिसरण की क्षैतिज बल है, उसकी बात कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।